देखो डिटर्मिनेंट्स, every square matrix Aij of order n, Aij element of R, we can associate a unique real number called determinant of matrix A, and it is denoted by determinant, इस तरह लिखते हैं determinant of A or DETA, ये नोटेशन है determinant of A की। किसी स्क्वायर मैट्रिक्स से ही हम डिटर्मिनेंट बना सकते हैं। जैसे ए, हमने एक एग्जांपल लिया, ए इक्वल टू एक मैट्रिक्स लिखा है स्क्वायर मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर है 3/3। मैंने अभी ये कहा कि स्क्वायर मैट्रिक्स से ही डिटर्मिनेंट बनाया जा सकता है। 3/3 की स्क्वायर मैट्रिक्स है तो इससे हमने इसका डिटर्मिनेंट बनाया। इस तरह डिटर्मिनेंट और मैट्रिक्स में डिफरेंस देखो क्या है। पहला डिफरेंस कि मैट्रिक्स हमेशा ब्रैकेट के अंदर लिखी जाती है और डिटर्मिनेंट वर्टिकल लाइन के भी अंदर लिखा जाता है। दूसरा डिफरेंस है कि मैट्रिक्स का ऑर्डर कुछ भी हो सकता है, या इसका ऑर्डर हम जैसे मैट्रिक्स बी ऐसे भी लिख सकते थे, बी इक्वल टू 2 2 3 1 1 4 5। यह एक मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर है 2/3। लेकिन अगर इसको हम वर्टिकल लाइन लगा करके 2 3 1 और 1 4 5 ऐसे कर दें तो यह डिटर्मिनेंट नहीं है, इसको डिटर्मिनेंट नहीं कहा जाएगा। डिटर्मिनेंट हम किसको कह रहे हैं? जो स्क्वायर मैट्रिक्स बनाया जाए, ये स्क्वायर मैट्रिक्स से बनाया गया था इसलिए डिटर्मिनेंट है। अभी अगर हम सी कोई मैट्रिक्स ले दें 3 2 1 5, तो यह अगर ये मैट्रिक्स है तो इसका डिटर्मिनेंट लिखा जा सकता है क्या? इट्स डिटर्मिनेंट हम कह दें, इट्स डिटर्मिनेंट हो जाएगा 3 2 1 5 ऐसे। तो अगर मैट्रिक्स स्क्वायर है तब तो डिटर्मिनेंट बनाया जा सकता है, अगर मैट्रिक्स स्क्वायर नहीं है तो डिटर्मिनेंट नहीं बनाया जा सकता, या ऐसे लिख भी दिया जाए तो इसको डिटर्मिनेंट नहीं कहा जाएगा। डिटर्मिनेंट होने के लिए कंपलसरी है कि मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स हो। अगर मैट्रिक्स स्क्वायर नहीं है तो डिटर्मिनेंट नहीं बनाया जा सकता। इस तरह मैं मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट में डिफरेंस बता रहा था। पहला डिफरेंस था कि मैट्रिक्स ब्रैकेट के अंदर लिखी जाती है, डिटर्मिनेंट वर्टिकल लाइन के अंदर लिखा जाता है। दूसरा डिफरेंस, मैट्रिक्स का ऑर्डर कुछ भी हो सकता है, डिटर्मिनेंट का ऑर्डर कुछ भी नहीं हो सकता, वो स्क्वायर ही हो सकता है। और तीसरा डिफरेंस कि मैट्रिक्स ओनली अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स होता है, इसकी कोई वैल्यू नहीं है, और डिटर्मिनेंट की एक वैल्यू है, या एक नंबर को रिप्रेजेंट करता है, और इसकी वैल्यू कैसे फाइंड की जाएगी अभी हम बता रहे हैं। अब देखो बेटा, अगर मैट्रिक्स 1 ऑर्डर की होती तो डिटर्मिनेंट हमारा बनेगा 1 ऑर्डर का। जैसे हमने एक डिटर्मिनेंट लिखा जिसका ऑर्डर 1 है, 3 लिखा हमने, यानी यह किस मैट्रिक्स बनाया गया होगा? एक ऐसी मैट्रिक्स जिसमें केवल एक एलिमेंट है 3, इसका ऑर्डर 1/1। अब इस डिटर्मिनेंट की अगर वैल्यू फाइंड करनी है तो जो यहां नंबर है वही इसकी वैल्यू है। अगर हम कहें डिटर्मिनेंट ऑफ -3 रहा होता तो इसकी वैल्यू क्या लिखते? इसकी वैल्यू हो जाती -3। यहां यह ध्यान देना है कि अगर 1/1 का डिटर्मिनेंट है, 1/1 भी नहीं बोलते, केवल डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 1 कहते हैं, क्योंकि डिटर्मिनेंट में ऑर्डर स्क्वायर ही होता है, वह m/n टाइप का नहीं हो सकता। तो फर्स्ट ऑर्डर का अगर डिटर्मिनेंट है तो इसकी वैल्यू वही होगी जो ये नंबर होगा। अगर ये नंबर 3 है तो 3 और -3 है तो -3, जो भी नंबर रहेगा उसकी वैल्यू वही रहेगी। और एक चीज ये ध्यान देना है कि कहीं कंफ्यूजन ना हो, हम इसलिए क्लियर करना चाहते हैं कि ये मॉडुलस का भी सिंबल होता है। अगर मॉड ऑफ -3 होता तो इसकी वैल्यू +3 होती। तो हमें यह ध्यान देना होगा कि जो लिखा गया वो मॉडुलस है कि डिटर्मिनेंट है, दोनों का सिंबल सेम होता है। ऐसे ही मॉडुलस भी लिखा जाता है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें क्लियर करना होगा
कि ये मॉडुलस है, डिटर्मिनेंट है। अगर ये मॉडुलस होता तो इसकी वैल्यू -3 नहीं +3 होती, और डिटर्मिनेंट है तो इसकी वैल्यू -3। तो ये फर्स्ट ऑर्डर डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालने लिखने का तरीका हुआ, जो नंबर है वही उसकी वैल्यू है। अब हम बात करने जा रहे हैं सेकेंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट की। जैसे हमने कह दिया 2, 3, 1, 5, इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं। अगर इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड करनी है तो हमें ऐसे लिखना होगा बेटा, यहां इसको ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे, क्या रहा 2 × 5 ब्रैकेट में लिख लिया, फिर माइनस ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे, ये क्या रहा 3 × 1, वैल्यू देखो क्या आ गई 2 × 5 10 -3 × 1 3 = 7। तो सेकेंड ऑर्डर यानी 2/2 का डिटर्मिनेंट है, तो उसकी वैल्यू फाइंड करने का तरीका है, हम पहले ये डायगोनल लेते हैं, इस डायगोनल को मल्टीप्लाई कर लिया, फिर बीच में माइनस लगाया, फिर इस डायगोनल को मल्टीप्लाई किया, जो वैल्यू आई वो यहां लिख दिया, फिर दोनों को सॉल्व करके आंसर हमारा आ गया। तो ये फर्स्ट ऑर्डर का डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकाल रहे हैं, तो वैल्यू ज्यों की त्यों आ रही है, और सेकेंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट निकाल रहे हैं, तो ये प्रोसीजर है इसको सॉल्व करने का। अब बात हम करने जा रहे हैं थर्ड ऑर्डर की। जैसे यहां 2, 3, 5, 1, 0, 3, 2, 1, 4, ये डिटर्मिनेंट है, इसकी वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं। अब इसकी वैल्यू अगर हमें फाइंड करना है तो हम कोई रो, चाहे फर्स्ट रो, चाहे सेकेंड रो, चाहे थर्ड रो, कोई एक रो ले लें या कोई एक कॉलम ले लें, उसी के अकॉर्डिंग इसको हम ओपन कर सकते हैं। जैसे हमने मान लो फर्स्ट रो ले लिया, तो फर्स्ट रो लेने का मतलब कि पहला एलिमेंट इस रो का क्या है, यहां 2, हमने 2 लिख लिया। देखो तरीका कैसे हम सॉल्व कर रहे हैं। तो इसका रो और यानी इस एलिमेंट का रो और इस एलिमेंट का कॉलम छोड़ दिया। अब जो बच रहा है उसका डिटर्मिनेंट बना रहे हैं। तो डिटर्मिनेंट क्या हो गया बेटा, यहां हो गया 0, 3, 1, 4, ऐसे लिख लिया। इसके बाद यहां ध्यान दो इस ऑर्डर को, यहां 2 के फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम पर है, तो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, इस तरह चलेगा। जैसे जिसके प्लेस पर आएगा, मान लो हमारे पास यहां वैल्यू 5 होती, -5 होती, तो जब इसका नंबर आएगा तो क्या स्थिति होगी, प्लस माइनस प्लस, तो ये -5 लिखा जाएगा। यानी जिसके साथ माइनस आएगा वो माइनस अलग से आ रहा है, जो नंबर है वो नंबर तो लिखा ही जाएगा। तो इसकी वैल्यू हम निकालने की बात कर रहे थे, डिटरमिनेंट हमारे पास ऐसे था। तो हमने कहा कि पहला एलिमेंट लिख लिया पहले रो का, इसका रो इसका कॉलम छोड़ दिया, अब जो बचा उसका डिटरमिनेंट बनाया और डिटरमिनेंट को हमने नोट कर लिया। फिर आगे बढ़ते हैं, हमने इसके साथ कौन नंबर क्या सिंबल आ रहा है, माइनस का, तो हमने माइनस लगा लिया और फिर जो नंबर है वो लिख लिया। जो आएगा वो लगा लेंगे, इसके बाद जो भी नंबर प्लस माइनस के साथ होगा उसी तरह लिखा जाएगा। तो -3 हो गया। जब -3 लिखा हमने, तो अब इसका रो और इसका कॉलम छोड़ेंगे, इसको लिया हमने ना, अब इसका रो छोड़ेंगे तो ये छूटा और इसका कॉलम छोड़े तो ये छूटा। अब देखो क्या बचा, उसका डिटरमिनेंट बनाओ। डिटरमिनेंट बना 1 3 1 3 2 4 का, ये हो गया। फिर आगे बढ़िए, अब नंबर कौन आ रहा है, 5, और सिंबल पर ध्यान दो बेटा, प्लस माइनस प्लस, तो प्लस लिखा हमने और 5, और इसका रो और इसका कॉलम छोड़ दिया, इसका रो छोड़ दिया, इसका कॉलम छोड़ दिया, बचा क्या 1 0 2 1, ऐसे। अब इसको सॉल्व कर लें, यही हमारी डिटरमिनेंट की वैल्यू हो गई। 2/2 का तभी हम लोगों ने ऊपर सीखा है, इसकी वैल्यू बोलो कैसे लिखें, 2 इसको ब्रैकेट में लिखते हैं। इसको सॉल्व करने का तरीका भी हमने बताया था कि ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करें, तो 0 × 4 0 आ गया, बीच में माइनस लगाते हैं, फिर इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 3 × 1 3 हो गया, ब्रैकेट क्लोज हो गया। फिर -3, इसी तरह इसकी वैल्यू निकालो क्या रही, ऐसे मल्टीप्लाई पहले करेंगे,
तो 1 इंटू 4 4 हो गया, -3 इंटू 2 6 आ गया, ऐसे बंद हो गया, +5 और डिटर्मिनेंट में इसको ऐसे मल्टीप्लाई किया, 1 इंटू 1 1 -0 ऐसे। अब देखो वैल्यू क्या रही, ये -3 रह गया ब्रैकेट के अंदर, तो 2 इंटू -3 ये हो गया -6, 4 -6 -2 आया, और -2 इंटू -3 ये हो गया +6, और यहां 1 है, 5 इंटू 1 की वैल्यू 5 रह गई, तो +5 यानी कुल मिलाकर हो गया 5, ये इसे कैंसिल हो गया। तो इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या आ गई, 5। अब ध्यान दो बेटा ये कि मैंने अभी ये कहा था कि हम किसी रो या किसी कॉलम को लेकर सॉल्व कर सकते हैं। हमें सॉल्व करना था, हम इसकी वैल्यू निकालिए, यही हमारा आंसर हो गया। इस डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालनी होती तो हम ये बताना चाह रहे हैं कि जरूरी नहीं था कि इसी रो को लिया जाए। हम चाहें तो फर्स्ट कॉलम को ले सकते थे, चाहे सेकंड रो को ले सकते थे, चाहे थर्ड रो ले सकते थे। हम कोई रो या कोई कॉलम लेकर सॉल्व करेंगे, आंसर यही होगा। हम दूसरा दिखा रहे हैं, हम इसको लेकर दिखा रहे हैं। अब इससे अगर वैल्यू हम निकाले होते तो यहां पहले प्लेस पर क्या आता, 3, मान लो यहां वैल्यू यहां लिख रहे हैं। अब 3 के साथ देखो सिंबल क्या होगा, प्लस माइनस, इस साथ माइनस आ रहा, तो हम लिखेंगे -3, और इसका रो इसका कॉलम छोड़ देंगे तो क्या बचा, डिटर्मिनेंट में बचा, ए रो छूट गया बेटा, एक कॉलम छूट गया, तो 1 3 2 4 ऐसे बचा। अब हम यहां आए, इस प्लेस पर आए 0 पर, 0 पर देखो जरा, इसके साथ सिंबल क्या आएगा, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ये +0 हो गया। इसका रो और इसका कॉलम छोड़ दिए, इसका रो छोड़ दिए, इसका कॉलम छोड़ दिए, डिटरमिनेंट क्या बचा, 2 5, ये रो छोड़ दिए, एक कॉलम छोड़ दिए, तो 2 5 2 4 ऐसे आया। फिर यहां 1 पर पहुंचे, इसके साथ सिंबल देखो, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, ये हो गया -1, और डिटरमिनेंट किसका, इसका रो छूट गया, इसका कॉलम छूट गया, क्या बचाया, 2 5 1 3 2 5 1 3 ऐसे। जरा सॉल्व करो इसको, -3 बाहर है, ब्रैकेट के अंदर 1 इंटू 4 4 -3 इंटू 2 6 +0, और यहां 2 इंटू 4 8 -10 -1 इंटू ब्रैकेट 2 इंटू 3 6 -5 ऐसे आ रहा, इक्वल टू 4 6 -2 आ गया, तो -2 इंटू -3 +6 हो गया। 0 से मल्टीप्लाई किसी भी नंबर में करेंगे 0 हो जाएगा, ये तो 0 हो गया, +0। यहां 6 -5 1 आया, 1 इंटू -1 ये आ रहा -1। देखो सॉल्व करने में क्या आ रहा बेटा, 6 + 0 6 रह गया, -1 5, ये आंसर फिर वही आया, जो आंसर यहां आया था वही आंसर फिर आ रहा। तो हम ये बताना चाह रहे हैं कि किसी 3/3 के ऑर्डर के डिटर्मिनेंट की वैल्यू हम कोई रो या कोई कॉलम लेकर सॉल्व करेंगे, आंसर हमेशा एक आएगा। एक बार फिर से, अगर फर्स्ट ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है तो इसकी वैल्यू ज्यों की त्यों लिख दी जा रही है, जो नंबर है वही उसकी वैल्यू है। अगर 3 है तो 3 लिख दिया गया, -3 है तो -3 लिख दिया गया। अभी मैंने ये कहा था कि ये सिंबल मॉडुलस का भी होता है, लेकिन अगर मॉडुलस होता तो ये वैल्यू -3 नहीं +3 लिखी जाती। तो अगर किसी क्वेश्चन में हमें मिलता है तो हम देखेंगे कि डिटर्मिनेंट का क्वेश्चन है कि मॉडुलस का क्वेश्चन है। अगर डिटर्मिनेंट का क्वेश्चन है तो वही वैल्यू -3 रह जाएगी, और अगर मॉडुलस का क्वेश्चन होगा तो +3 रहेगी। अगर डिटर्मिनेंट सेकंड ऑर्डर का है तो इसको सॉल्व करने का तरीका हमने बताया कि पहले इस डायगोनल से मल्टीप्लाई करें, जैसे यहां 2 इंटू 5 लिखा हमने, पीछे माइनस लगाएं, फिर इस डायगोनल को मल्टीप्लाई करके यहां लिखे, वैल्यू रख करके सॉल्व कर लिया। और 3/3 का डिटर्मिनेंट है तो हम कोई रो या कोई कॉलम लें, किसी से शुरू कर सकते हैं। अगर हमने इससे शुरू किया तो एलिमेंट लिया, इसका रो इसका कॉलम छोड़ दिया, जो बचा उसका डिटर्मिनेंट लिखा, फिर आगे बढ़े।
सिंबल प्लस लगाएंगे कि माइनस लगाएंगे, इसको हमने बताया कि प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस इस तरह चलता रहेगा। तो जो आएगा वो लिखेंगे, वो सिंबल लगाएंगे। इसके बाद अगर जो नंबर है, अगर मान लो नंबर कभी निगेटिव भी हो सकता है, तो नंबर उस सिंबल के साथ लिखा जाएगा। इस तरह हम चाहे कोई रो या कोई कॉलम लेकर सॉल्व करेंगे, वैल्यू सेम आएगी। तो ये तरीका रहा डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालने का, चाहे ऑर्डर 1 हो, चाहे ऑर्डर 2 हो, चाहे ऑर्डर 3 हो। माइनर एंड कोफैक्टर। अब माइनर कोफैक्टर फाइंड करना है, तो मान लो हमारे पास ए डिटर्मिनेंट है, थ्री टू वन माइनस 405,371। इसमें इसके प्लेस को हम कैसे रिप्रेजेंट करते थे? इस प्लेस को हम कहेंगे A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। जब इसके माइनर की बात आती है तो माइनर भी प्लेस का होता है। यह प्लेस कौन है? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। तो इसके माइनर को लिखते हैं, नोटेशन की बात मैं कर रहा हूं, M11। इस प्लेस का अगर लिखना हो तो ये थर्ड रो और थर्ड कॉलम है, इसको लिखेंगे M33, यहां लिखा हमने। इसको लिखना है, ये सेकेंड रो थर्ड कॉलम है, तो M23 ये लिखा हमने। तो ये नोटेशन है, जो प्लेस जैसे यहां इस एलिमेंट को लिखते थे उसी तरह माइनर को लिखेंगे। एलिमेंट में स्मॉल a डिनोट करते थे, माइनर में कैपिटल M डिनोट करते हैं। और इसकी वैल्यू फाइंड अगर करना है तो वैल्यू फाइंड करने का तरीका था, हमने M11 अगर लिखा, यानी इस प्लेस की बात कर रहे हैं, तो इसका रो और इसका कॉलम छोड़ दिया, बचा क्या? 0571 ये लिखा। और इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालना हम जानते हैं, इसकी वैल्यू निकाले तो -35 आ गया। अब M12 की बात आ रही, M12 यानी फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, वो ये एलिमेंट है। अगर इसकी वैल्यू निकालनी है तो इसका रो इसका कॉलम छोड़ दिया, बचा -4531। इसकी वैल्यू निकालना हुआ तो -4 -15 एंड -19 हो गया। फिर M13 फाइंड करना है, तो M13 फाइंड करने के लिए फर्स्ट रो थर्ड कॉलम इस प्लेस पर पहुंचे, इसका रो इसका कॉलम छोड़ दिया हमने, तो -4037 हुआ। और इसको फाइंड करने के लिए, डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालने के लिए, -4 × 7 -28 -0 -28 आ गया। इस तरह हम किसी भी माइनर में किसी भी पार्ट का वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम M23 की वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं। M23 का मतलब सेकेंड रो थर्ड कॉलम, वो यहां प्लेस है। और इसकी वैल्यू निकालने के लिए इसका रो और इसका कॉलम छोड़ दिया, बचा क्या? 3237 और इसकी वैल्यू 3 × 7 21 हो गया, -6 = 15 आ गया। तो इस तरह कोई भी माइनर हम फाइंड कर सकते हैं। अब दूसरी बात इसमें है कोफैक्टर निकालना। कोफैक्टर निकालने का तरीका क्या है, उसका नोटेशन क्या है? कोफैक्टर निकालने के लिए हम नोटेशन में जैसे यहां M लिखते थे, वहां कुछ राइटर तो C11 कैपिटल C11 C12 C13 C21 C22 C3 लिखते हैं। कुछ राइटर कैपिटल A से लिखते हैं, कैपिटल A11 A। अब तुम्हारे बुक में कौन राइटर कैसा लिखा है उसको तुम समझ लेना। A11 भी कोफैक्टर लिखा जाता है और C11 भी लिखा जाता है, तो दोनों नोटेशन हमारे पास होते हैं। तो राइटर कौन कैसे लिखता है उसके अकॉर्डिंग तुम अपने को बना लेना। A11 = अब देखो कोफैक्टर लिखने का तरीका। A11 प्लेस कौन हुआ बेटा? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, यानी यही एलिमेंट हुआ। मैंने कहा कि माइनर और कोफैक्टर किस नंबर पर डिपेंड नहीं करते, वो प्लेस पर डिपेंड करते हैं, किस प्लेस पर है, हम किस प्लेस का कोफैक्टर लिख रहे हैं या किस प्लेस का माइनर लिख रहे हैं। यहां माइनर इस प्लेस का लिख रहे हैं, यहां 3 है 5 है 7 है 0 है, इसकी कोई मीनिंग नहीं है। हम यहां A11 लिख रहे हैं, इसका मतलब इस प्लेस का कोफैक्टर लिखना चाह रहे हैं।
और कोफैक्टर लिखने का तरीका है हम -1 की पावर इन दोनों रो और कॉलम को ऐड कर लो तो 1 + 1 क्या हो गया 2, -1 की पावर 2, और इसका रो इसका कॉलम जिसे माइनर में लिखते थे वो छोड़ दो, क्या बचा 0571। इसकी वैल्यू देखो क्या रही, -1 का स्क्वायर 1 ही रह गया, ए हो गया 0 -35 इक्वल टू -35। A12 निकालना है, इसको कैसे लिखेंगे, -1 की पावर 1 + 2 3, और इसका इस प्लेस की बात हो रही है, इसका रो इसका कॉलम छोड़ दिया तो -4 5 3 1 डिटरमिनेंट बचा। इसकी वैल्यू हो गई -1 की पावर 3, ये माइनस हो गया, डिटरमिनेंट ऑफ -4 5 3 1, वैल्यू बोलो इसकी माइनस ब्रैकेट में -4 × 1 -4 -15, ये -19 हुआ, उसके आगे एक माइनस और लग गया तो ये +19 हो गया। A13 -1 की पावर 1 + 3 4 हो गया, डिटरमिनेंट ऑफ 1 3, हम इसकी बात कर रहे हैं, इसका रो इसका कॉलम छोड़ देंगे तो -4 0 3 7 ऐसे हुआ। इसकी वैल्यू -1 की पावर 4 प्लस रह गया, और ये वैल्यू हो गई -28 -0, यानी कुल मिलाकर वैल्यू आ गई -28। क्या देखने को मिल रहा है, A11 का जो फैक्टर आया था, माइनर की वैल्यू आई थी, वो भी यही आई थी। A12 के माइनर की वैल्यू निगेटिव आई थी, बस नंबर वही है। A13 की वैल्यू ज्यों की त्यों मिल रही है। हम ये कह सकते हैं अंतर कहां आ रहा है, केवल -1 की पावर में। अगर ये पावर इवन है तब तो माइनर और कोफैक्टर दोनों बराबर हो जा रहे हैं, अगर ये पावर ऑड है तो माइनर कोफैक्टर में न्यूमेरिकल वैल्यू तो वही है लेकिन सिंबल बदल जा रहा है। तो इस तरह हम माइनर और कोफैक्टर फाइंड करते हैं।